बच्चे लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के अंदर अपने इक्विलिब्रियम के अंदर जो एसिड बेस का कंसेप्ट था, स्पेसिफिकली आयनिक इक्विलिब्रियम से होते हुए हमने एसिड बेस का कंसेप्ट, एरिहीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट और फिर ल्यूइस कंसेप्ट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। उसके बाद जो आज का अपना टॉपिक है, एसिड बेस कंसेप्ट के बाद वाला टॉपिक, उसमें हमारे पास आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेसिस। देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए क्या रहेगा, अपने को ये पता, अगर जो मैं मान लो किसी एसिड की बात कर रहा हूं, तो एसिड अगर एरिहीनियस कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं तो एसिड इज समथिंग व्हिच विल गोइंग टू डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन, है ना। H पॉजिटिव आयन के अंदर डिसोसिएट करेगा। तो H2SO4 है एक्वस मोड में H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, जो कि फर्दर H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा कि नहीं, ये अपने पास डिसोसिएशन होगी। H2SO4 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में बैलेंस कर दिया हमने। इस इक्वेशन से तो किसी को परेशानी नहीं है। तो अगर इस आयनिक फॉर्म में जो इक्वेशन है, मैं यहां पर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। तो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन के पावर में 2 चला गया, बाकी सबकी 1 थी, तो एज इट इज हमने छोड़ दिया। सिमिलरली अगर NaOH की बात करूं, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NaOH। तो कुछ अलग नहीं है यहाँ पे भी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन में था वही आयनिक इक्वेशन के अंदर हो रहा है कि हमारे पास जो आयनिक पार्ट था उसकी कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमने रिएक्टेंट डाला था उसकी कंसेंट्रेशन, एंड ईच टर्म रेज्ड टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। हाइयर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट मोर इज द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर तुम वैल्यू पे ध्यान दोगे तो जो अपने पास Kc है वो सीधा कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव पे डिपेंड कर रही है। तो कोई भी एसिड उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा जितना उस H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। कोई भी बेस उतना ज्यादा रहेगा जितनी OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है। तो जितना हमारे पास H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा, उतनी ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा। जितना OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा, उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा। तो विद respect to value of equilibrium constant we can compare the acidic strength और basic strength, है ना। जितनी ज्यादा K की वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट। देखो वाटर में हमने क्या डिस्कस किया था, एम्फोटेरिक नेचर है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। वाटर, एसिड और बेस, यहां क्या लिखा है? वाटर का एक मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो H2O में अगर बेस है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर अगर होगा तो H3O पॉजिटिव बना लेगा। जो एक प्रोटॉन डोनर होगा वो अकेला OH नेगेटिव बनाएगा। यही होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। याद है कि अगर हमारे पास एसिड है तो वो अपना H पॉजिटिव को डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जो बेस है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। यही था ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये हमारे पास H3O पॉजिटिव बना क्योंकि H2O ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया। ये OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बना क्योंकि H2O ने H पॉजिटिव को डोनेट किया था। अब मैं K की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होल डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइड रेज टू द पावर स्क्वायर, है ना, रेज टू द पावर 2। वो ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, इस कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर को इनटू K क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। K इंटू H2O रेज टू दी पावर 2, इसको क्या कहते हैं बेट बच्चा? KW। इस पूरी वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू दी पावर 2, इस पूरी टर्म को हम KW कहते हैं। ये क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है? तो KW की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -14, ठीक है। और KW क्या हुआ? कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव और H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव। डन है? तो कंसेंट जो हमारे पास ये आयनिक प्रोडक्ट होता है KW, ये बेसिकली किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसलिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसे कहा जाता है। डन है? क्लियर है? सिंपल चीज है वो चाहिए। फिर आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल हमने कहां पढ़ा था? 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास में हमने पीएच स्केल को कैसे समझा था भाई? 1 to 14 वैल्यू होती है, 7 वाला न्यूट्रल होगा, 7 से कम, जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना एसिडिक, 7 से जितना ज्यादा होता जाएगा वो बेसिक होता जाएगा। 7 के आसपास वाले 6, 8 वालों को हम कहते हैं कि ये वीक एसिड और वीक बेस है, और जितना दूर दूर वाले होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
तो वही जो pH है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव। लॉगरिथम बेसिकली लॉग फंक्शन के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे पास जो pH का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव और लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो तुम H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव उसमें तो कोई फर्क नहीं है, ये बात समझ में आई है। क्या होता है हमारे पास pH की वैल्यू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इस लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यू आगे होती है उसको मैं ऊपर लिख सकता हूं, यहां से हटा के मैं यहां पे लिख दूंगा तो वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो वो रेसिप्रोकल में जाके इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं। सॉर्टेड है, ये बात समझ में आ गई है सबको। फिर हमारे पास आता है, अगर एसिड्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, एसिड्स के लिए pH की वैल्यू लेस देन 7 है, बेसिस के लिए pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, न्यूट्रल के लिए pH की वैल्यू 7 रहेगी। और अगर बेसिस के केस में लो POOH, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, एसिड्स के केस में हम क्या कह रहे थे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, बेसिस के केस में माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH नेगेटिव ले लेंगे। सॉर्टेड है बच्चा, सिंपल चीज है ये तो H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का प्रोडक्ट किसके इक्वल था, KW के इक्वल, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब मैंने लॉग लिया तो लॉग से क्या हुआ, लॉग H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, लॉग A प्लस लॉग B का फॉर्मूला खुल गया, ये सबको पता है। लॉग AB इज इक्वल टू लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B, होता है कि नहीं, ये लॉग की अपनी प्रॉपर्टी है सीधा सा। एक तो क्या होता है कि अगर पावर में A है वो आगे आ जाता है, लॉग AB के लिए लॉग A प्लस लॉग B, डिवाइड के लिए लॉग A माइनस लॉग B, क्लियर है ना ये वाला। तो हमारे पास log OH नेगेटिव इज इक्वल टू log ऑफ KW। अब log ऑफ H3O पॉजिटिव को मैं माइनस ऑफ pH के इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि pH की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ log ऑफ H3O पॉजिटिव, तो नेगेटिव को उस साइड भेजा तो log ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ pH वैल्यू आ गई। ऐसे ही log ऑफ OH नेगेटिव की वैल्यू माइनस ऑफ POH आ गई, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ PKW। log KW को क्या लिख सकते हैं, PKW। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 क्यों, PKW की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डन है बच्चा, क्लियर है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता भी होना चाहिए, डिराइव भी करना आना चाहिए। डन। इसी के बेसिस पे एक सीधा सा बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है अपने पास, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक whose hydronium ion concentration is 3.8 times 10 raised to the power minus 3 मोल। अब यहां पर हमें कंसेंट्रेशन गिवन है, अगर मेरे पास कंसेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है और मुझे pH वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में सिर्फ कंसेंट्रेशन की वैल्यू ही पुट करनी है ना। बाकी तो लॉग को सॉल्व करने वाला पार्ट है, लॉग A इंटू बी है तो लॉग A प्लस लॉग B माइनस 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, लॉग 3.8 की वैल्यू 0.58 आएगा, ये लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो वो प्लस 3, सिंप्लीफाई किया 2.42 हमारे पास आंसर आ जाता है। क्लियर है, लॉग देखना सबको आता है ना, लॉग टेबल यूज करना सबको आता है। डन। फिर आता है अपने पास आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस में रहेगा, लेट अस कंसीडर अ वीक एसिड HX दैट आयनाइज ओनली पार्शियली। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफरेंस अपने को पता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है बच्चे, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयंस में। वीक होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो अगर कोई वीक एसिड हमने लिया है HX तो वो पार्शियली आयनाइज हो रहा होगा, 100 में से कुछ 30%, 40%, 50% डिसोसिएट हो रहा है। वाटर के अंदर जब हमने HX को डाला तो H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव अपने पास ये बन गया। इसको समझना बहुत ध्यान से, हमने क्या किया, जब HX को इंट्रोड्यूस किया तो H टूटा, H3O पॉजिटिव ऐड हो गया, यहाँ पे बन गया और X नेगेटिव फॉर्म हो गया। यहां पे नीचे ये कुछ कंसेंट्रेशन की टर्म्स में लिखे हैं, मैं लिख के बताता हूँ, साथ में समझना, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और ये जगह जगह पे इस वाले फॉर्मेट को हम यूज करेंगे। अपने पास रिएक्शन क्या है, देखो बच्चे, अपने पास रिएक्शन है वाटर में, हमने जब HX को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ मतलब बेसिकली H3O पॉजिटिव बना अपने पास और X नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, एक एक टर्म पे ध्यान देना, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था इनिशियली इसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी, C मान लेते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी बच्चा, C। अगर C थी, रिएक्शन जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, इनकी कंसेंट्रेशन इनिशियली तो 0 थी, है ना, इनिशियली रिएक्शन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, हमने इंट्रोड्यूस ही किया HX को वाटर के अंदर, तो इसकी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन उनकी 0 अब मैंने क्या कहा कि ये वीक एसिड है तो इसके अंदर से पार्शियल आयनाइजेशन होगी,
पार्शियल आयनाइजेशन होगी तो आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, उसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे थे, है ना, अल्फा से हम डिनोट कर रहे थे। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अगर मैंने इसके अंदर से कहा भाई सी कंसेंट्रेशन में से सी टाइम्स ऑफ अल्फा डिसोसिएट कर गया, उसका मतलब क्या है, हमने 100 मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस किए, मैंने कहा उसमें से 30% टूट गए, तो 100 में से 30% ऑफ 100 टूटे कि नहीं, यही बात बना। ये क्या बच गए, जो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है HX की अनडिसोसिएटेड बची, वही हुआ ना 70। पता चला ना 70 कैसे आया, 100 में से 30 डिसोसिएट कर गए तो 70 अनडिसोसिएटेड बचे। अब मेरे को क्या पता है ये कितना था C, ये 30 की जगह क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और ये क्या है C, तो ये अनडिसोसिएटेड जो बचे हैं वो HX की कंसेंट्रेशन बची कि नहीं, है ना, एट इक्विलिब्रियम। ये क्या था हमारे पास, इनिशियल कंसेंट्रेशन, और ये क्या है, कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, है ना, ये बात समझ में आई है। तो एक बात बताओ, अगर ये सी अल्फा टूटे थे तो सी अल्फा बने क्या, अगर HX के 30% डिसोसिएशन हुई है तो 30% H पॉजिटिव और 30% ही X नेगेटिव बनेंगे कि नहीं, ये क्लियर है, किसी को ये गलत फहमी तो नहीं है कि 60 कहां से बने हैं। एक अगर HX टूटेगा तो एक HX में से एक H पॉजिटिव एक X नेगेटिव टूटेगा, दो टूटेंगे तो दो H पॉजिटिव दो X नेगेटिव, 30 टूटेंगे तो 30 H पॉजिटिव 30 X नेगेटिव। C अल्फा टूटेंगे तो C अल्फा H3O पॉजिटिव और C अल्फा X नेगेटिव बनेंगे कि नहीं, बात समझ में आ रही है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए तुम्हें, क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अभी इसमें से मैं C अगर कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस अल्फा की फॉर्म में मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला डाल देते हैं, उसकी वैल्यू डाल देते हैं। अपने पास एसिड के लिए हम यूज करते हैं Ka, और उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम है, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, यही बना, है ना। कंसेंट्रेशन की दोनों की मैंने क्या कर दी, वैल्यू डाल दी है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो वो ऑलरेडी बैलेंस है, सबकी 1 है। यहां से C से C कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो Ka की वैल्यू समझ में आई है सबको, ये कैसे आई है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी है। अब अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है, अगर ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड है तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटा फ्रैक्शन होगा, 100 में से कोई 0.1%, 0.2% टूट रहा हो या 1% टूट रहा हो, तो हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अल्फा लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 100% में से कोई पॉइंट फ्रैक्शन टूट भी गया तो कितना ही फर्क पड़ा। तो 1 में से अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, 1 बाय मान लो 1 बाय 100 तो 0.01, तो 1 में से 0.01 को तुमने माइनस भी किया तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, रिजल्ट जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही रहेगा, है ना। अगर बहुत वीक एसिड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बहुत छोटी है, तो 1 माइनस अल्फा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1, है ना, बात समझ में आ रही है ये। तो मैं इसको C अल्फा स्क्वायर को Ka के साथ C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, किसी को इसमें दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया बच्चे सबको, ये Ka की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर क्लियर है। अब Ka की वैल्यू जो हमारे पास C अल्फा स्क्वायर आ गई, अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूं, अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो Ka डिवाइडेड बाय C स्क्वायर रूट के अंदर ये अल्फा आ गया, रीअरेंज किया है सिर्फ, कुछ अलग तो नहीं किया हमने यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई है बच्चा, अब सीधा सा अपने पास अल्फा की वैल्यू आ गई। यहां से हमें पता क्या चला, अल्फा जो आया है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन है ना, अल्फा की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V। V क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, है ना, कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। अगर यहां इनवर्स रिलेशन है तो वॉल्यूम के डायरेक्ट रिलेशन आ गया। यहां से हमने क्या प्रूफ किया, याद हो अगर हमने लास्ट टाइम कही थी कि वीक एसिड्स के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो 100% डिसोसिएट कर जाएंगे, हमने बात करी थी ना ये वाली,
कि अगर वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है कोई, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 100% डिसोसिएट कर जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम जितनी ज्यादा होती जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करती जाएगी। जितनी वॉल्यूम इंक्रीज करती जाएगी उतनी अल्फा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। जितनी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ही सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन रिस्पेक्टिवली कम होती जाएगी, है ना। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली रिलेट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, और ओवरऑल वॉल्यूम की जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो डायरेक्टली रिलेट करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ। सॉर्टेड है ये? हाँ जी बेटा। देखो हमने क्या बात करी थी बच्चे लास्ट टाइम, याद है? हमने एक डेफिनेशन करी थी दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू 1। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब मैंने एग्जांपल में क्या कहा था कि जहां पर हमारे पास लेट अस अज्यूम हम 1 ग्राम सॉल्ट को हम 10 ml पानी में डालते हैं, तो 1 ग्राम कोई सॉल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है कोई, वो 30% डिसोसिएट करा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कितने के अंदर? जब 10 ml पानी में डाला। अब मैंने 10 ml की जगह 5 लीटर पानी में डाल दिया। अब 10 ml के रिस्पेक्ट में 5 लीटर तो इनफाइनाइट वॉल्यूम हो गई। उस इनफाइनाइट वॉल्यूम पर ये जो हमने 10 ग्राम सॉल्ट डाला था वो 100% डिसोसिएट, या 1 ग्राम सॉल्ट डाला था वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा। क्यों? डिसोसिएशन के लिए जो उसे एनर्जी चाहिए वो दे कौन रहा है? सॉल्वेंट। अब इतना ज्यादा अगर सॉल्वेंट वहां पर आ गया है तो वो उसको आयनाइज करा देगा, डिसोसिएट करा देगा। तो यहां से हमने देखा क्या था कि जितनी सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ती जाएगी उतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। हमने थ्योरेटिकली समझा था। आज हमने अभी क्या किया आज वाले लेक्चर में, उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया that alpha is inversely proportional to concentration। concentration क्या होता है? number of moles of solute per unit volume of solution। concentration high है मतलब volume of solution low है। यही बात बनी ना कि number of moles ज्यादा हैं, volume कम है। तो जितने number of moles of solute ज्यादा होंगे, concentration high होगी, degree of dissociation low रहेगी। लेकिन अगर solution की volume ज्यादा हो जाएगी तो degree of dissociation भी high हो जाएगी। तो extreme volume पर degree of dissociation unity हो जाता है। तो यही हमारी उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है। अब है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑस्टवर्ड्स लॉ। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे बच्चे एक सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल गिवन है हमें। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ फिनोलेटाइन? 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। What will be its degree of ionization if the solution is also 0.01 molar in sodium phenolate? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझाएगा पूरा, एक बार ध्यान से देखना। हमने क्या बात करी है बच्चे? आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। क्या क्या गिवन है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, उसको हाईलाइट करते चलते हैं जो है अपने पास नोटबुक में बच्चे साथ में अटेम्प्ट करेंगे सारे। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। कंसेंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.05। पहले इन्होंने बोला वी हैव टू फाइंड आउट दी व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ फिनोलेटाइन इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। तो इसके अंदर अपने पास जब फिनॉल की बात करें C6H5OH, इट विल डिसोसिएट टू गिव C6H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यही रहेगा। C6H5O नेगेटिव और H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होगी? अंडर रूट ऑफ KAC। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी? अंडर रूट ऑफ KAC के इक्वल। When the mixture contains 0.05 molar phenol and 0.001 phenolate ion from sodium phenolate, then अब क्या बोला है इन्होंने? उसी के साथ में सोडियम फिनोलेट आयन भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो जो सोडियम फिनोलेट आयन है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.01। अब ये जो कंसेंट्रेशन है 0.05 मोलर कहां था? फिनॉल से। 0.01 कंसेंट्रेशन कहां से आई थी? फिनोलेट आयन से। तो C6H5O नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन C6H5OH, ये अपने पास सीधा सा ऊपर वाली इक्वेशन जो हमारे पास ये है, इससे हमारे पास Ka की वैल्यू आई। अब यहां पर Ka की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻⁻10। कंसेंट्रेशन कितनी है? जो फिनोलेट आयन की ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास 0.01 गिवन है ना। ये इन्होंने बोला सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट। तो सोडियम फिनोलेट से आने वाली जो फिनोलेट आयन की कंसेंट्रेशन है 0.01 है। H3O की कंसेंट्रेशन हमें पता नहीं है अभी, और जो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो कितनी है? 0.05। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं
H3O पॉजिटिव रीअरेंज किया सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, H3O पॉजिटिव की हमारे पास कंसंट्रेशन आई 5 टाइम्स 10⁻⁻10। अब ये किसके इक्वल थी? सी अल्फा के इक्वल है ना, कंसंट्रेशन हमारे पास किसके इक्वल है? सी अल्फा। अब यहां से H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू सी अल्फा 5 इंटू 10⁻⁻10 के साथ इक्वेट किया, अल्फा की वैल्यू आई 5 टाइम्स 10⁻⁻10 बाई सी। 5 इंटू 10⁻⁻10 बाई सी की वैल्यू क्या थी? 0.05 जो कंसंट्रेशन की वैल्यू थी। सॉल्व किया तो 1 इंटू 10⁻⁻8 हमारे पास आंसर निकल के आता है। इसको एक बार रिपीट करना, नहीं आएगा तो मैं फिर से इसे करा दूंगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कंसेप्ट नहीं लेके आ रहा है। एक बार अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा तो बताना मुझे। अब अपना टॉपिक है बच्चे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। तो इसमें कंसीडर करते हैं MOH हमारे पास एक बेस है, आयनाइज होगा पार्शियली। हमने अभी एसिड के लिए किया था, सेम बेस के लिए कंसेप्ट करेंगे। MOH है, M पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा, सेम बिल्कुल जैसे हमारे पास एसिड के लिए था। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? C। उस वक्त प्रोडक्ट 0 थे। फाइनल कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे C अल्फा। कंसंट्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं KB की वैल्यू में। यहाँ KB क्यों लिखा है? क्योंकि बेस का केस था, वहां के A एसिड के लिए था। C अल्फा इंटू C अल्फा ओवर C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। सेम रिजल्ट बिल्कुल, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल है, डिटो सेम तरीके का ही है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। अटेम्प्ट करेंगे, अगर डाउट आएगा तो डिस्कस करेंगे लगातार अपने जो डाउट सेशन रहेगा उसके अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इन्हीं में से तुम्हारे पास एग्जाम्स के अंदर भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और नहीं आएंगे तो क्लास में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे ही। एक बार पहले आगे का टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर टाइम लगाएंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस। डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड्स। डाई पॉलीबेसिक एसिड का मतलब क्या है पहले समझो। पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड विच कैन डोनेट मोर देन 1 प्रोटोन आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड्स और पॉलीबेसिक एसिड्स। क्या बात कर रहे हैं? जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा वो एसिड है, प्रोटोन डोनर एसिड है ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से, लेकिन जो 2 डोनेट करेगा वो डाई हुआ, 3 वाला ट्राई हुआ, जो ज्यादा करेगा वो क्या होगा? पॉलीबेसिक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पॉलीबेसिक एसिड्स, पॉलीबेसिक एसिड पॉलीबेसिक है। क्यों? क्योंकि वो उतने बेसिस को सेटिस्फाई कर सकेगा, उतने बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। समझ में आई है? कोई एक एसिड कितने ज्यादा प्रोटोन डोनेट करेगा, जितने ज्यादा प्रोटोन डोनेट करेगा उतने ज्यादा बेसिस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो दैट इज इट्स पॉलीप्रोटिक एसिड एंड बेसिस। पता चला? तो पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या हुआ? पॉली बहुत सारा, प्रोटिक का मतलब प्रोटोन। क्लियर है? एग्जाम्पल COOH, H2SO4, H3PO4, इन सब के अंदर देखो हाइड्रोजन क्या है, किसी में 2 टूट रहे हैं, किसी में 3 टूट रहे हैं, एक से ज्यादा वाले हैं सारे, तो ये डाई या पॉलीप्रोटिक एसिड्स कहलाएंगे। The ionization reaction for the dibasic acid H2X involves the following 2 steps as shown below। क्या क्या है? H2X है भाई, H पॉजिटिव और HX में टूटेगा, फिर फर्दर HX है, H पॉजिटिव और X2 नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा। ओवरऑल Ka1 पहले रिएक्शन के लिए H पॉजिटिव HX नेगेटिव बाई H2X एंड Ka2 जो नेक्स्ट रिएक्शन आगे हुआ H पॉजिटिव X2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX नेगेटिव, और Ka की वैल्यू हमेशा Ka2 से ज्यादा रहने वाली है। ठीक है? क्योंकि पहले बारे में जो डिसोसिएशन हो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान रहेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वो तब बिहेव कर रहा है, नेक्स्ट वाली स्टेप में थोड़ा कम रहता है। ठीक है? आयनाइजेशन थोड़ी मुश्किल रहती है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड डिक्रीजेस एज द प्रोटॉन्स आर लॉस्ट। ठीक है? यही बात समझ में है ना? जैसे जैसे हम आगे आगे प्रोसीड करते जाएंगे, एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, अगला हाइड्रोजन और रिलीज हुआ और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो विद ईच रिलीज ऑफ प्रोटॉन एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाती है, इसीलिए जो Ka की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। सबसे पहली बारी में, पहले रिएक्शन के केस में जो Ka की वैल्यू निकलती है पहला प्रोटॉन डोनेशन में, वो मैक्सिमम रहेगी, और फिर हर सब्सिक्वेंट रिएक्शन के साथ, हर कंसेक्यूटिव रिएक्शन के साथ Ka की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या क्या फैक्टर्स है बच्चा? स्ट्रेंथ ऑफ Ha बॉन्ड, हाइड्रोजन और एसिड के जो उसके साथ हमारे पास जो भी लगा हुआ, चाहे X लगा हुआ है जो भी, उसके साथ उनकी स्ट्रेंथ, उनके बॉन्ड की। पोलैरिटी ऑफ Ha बॉन्ड, A एनी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कुछ भी जो लगा हुआ है, तो तभी हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो इन 2 फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेंथ और पोलैरिटी पे। देखो जितना HF है, जैसे यहाँ पे HF का बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता जा रहा है यहाँ पर?
साइज के हिसाब से चलें तो फ्लोरीन सबसे छोटा साइज है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, अपने को पता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी। बॉन्ड क्यों बन रहा था? ओवरलैप होने की वजह से हाइड्रोजन और जो साथ में जो भी एलिमेंट लगा हुआ है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, ओवरलैप हो रहा था। अब वो जितना ज्यादा कंपेटिबिलिटी कम होगी, कब होगी? हाइड्रोजन बहुत छोटा है, साथ वाला एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत बड़ा साइज है, कंपेटिबिलिटी बहुत कम हो गई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो गई है। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक रहेगी उतना बॉन्ड का डिसोसिएट होना आसान होगा और उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। क्लियर है ये? ठीक बात है बच्चा, है ना? फिर सिमिलरली H2O, H2S, H2Se, H2S, H2Te, ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, सल्फर है, फिर ये सेलेरियम है, ट्रिलियम है। इनके अंदर हमारे पास क्या है? साइज इंक्रीज होता जा रहा है, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, है ना? तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। साथ में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। CH4 NH3, कार्बन के कंपैरेटिवली नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के कंपैरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनमें जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। उसका रीजन क्या रहता है यहां पर? अगर हमारे पास पोलैरिटी की बात करें, जितनी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा रहेगी, जितनी पोलैरिटी ज्यादा रहेगी उतना प्रोटॉन का रिलीज होना आसान होता जाएगा। क्लियर बात है? जितना प्रोटॉन का आसानी से रिलीज होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। डन है? फिर आता है बच्चे अपने पास कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट base is suppressed by the addition of another electrolyte containing a common ion. This phenomena is known as common ion effect. हम बात क्या कर रहे हैं? नाम से समझ में आ रहा है common ion। हम कभी कोई एसिड की बात करें कि भाई एसिड कितना डिसोसिएट करेगा। अब हमने ली चार्टले प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर मैं प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी एसिड के केस में मैं उस एसिड में लेट अस अज्यूम H पॉजिटिव और A नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है, मैं वहां पर कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो खुद A नेगेटिव में डिसोसिएट कर रहा हो, कुछ और ऐसा जो A नेगेटिव में डिसोसिएट कर रहा हो। तो एसिड से निकलने वाला A नेगेटिव और दूसरे कंपाउंड से निकलने वाला A नेगेटिव एक ही सॉल्यूशन में है, दोनों का आयन सेम है तो कॉमन आयन बना। लेकिन उससे हुआ क्या? प्रोडक्ट्स की साइड A नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ गई कि नहीं? तो अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो एसिड डिसोसिएट H पॉजिटिव और A नेगेटिव में हो रहा था जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही थी वो तो कम हो गई, उल्टा है ना, डिसोसिएशन कम हो जाएगी। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। अब डेफिनेशन को फिर से पढ़ो एक बारी, क्या है? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड और वीक बेस इज सप्रेस्ड by the addition of another electrolyte containing a common ion. This phenomena is known as common ion effect. जैसे यहां पे हमारे पास क्या है? HAC is a weak acid. HAC dissociate to give H positive and AC negative. तो कि A की वैल्यू H positive AC negative by HAC आता है, सिंपल है ये। If another electrolyte that furnish H positive or AC negative is added to above equilibrium, it will increase the concentration of H positive or AC negative ion in order to keep Ka constant, the concentration of HAC must increase, that is equilibrium shift towards the undissociated acid. सेम ये ली चार्टले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली था। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास अनडिसोसिएटेड एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। डन है बच्चा? फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ केटाइन और एनाइन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ केटाइन और एनाइन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। The process of interaction of cation or anion or both provided by salt with water is called hydrolysis or salt hydrolysis. Done है? यहाँ पे degree of hydrolysis हमारे पास क्या आती है? It is defined as the fraction of total salt that gets hydrolyzed at equilibrium is called degree of hydrolysis. क्या है? It is defined as the fraction of total salt that get hydrolyzed. मतलब जितना salt हमने डाला और उसमें से जितने की हाइड्रोलिसिस हुई वही फ्रैक्शन जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस।
तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं हम H से। KH की वैल्यू क्या आएगी, KW/Ka। KH is inversely proportional to square root of Ka, weaker the acid, greater is its hydrolysis constant। सीधा सीधा रिलेशन है, ये याद रखना है बच्चा, KH is equal to KW/Ka। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अनाइन हाइड्रोलिसिस। यहां पे क्या है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पर हमारे पास एनाइन हाइड्रोलिसिस रहेगा। X नेगेटिव प्लस वाटर गिव HX प्लस OH नेगेटिव, तो KH की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां पर हमारे पास KH की वैल्यू बनेगी कंसेंट्रेशन ऑफ HX टाइम्स OH डिवाइडेड बाय X नेगेटिव। वाटर की कंसेंट्रेशन हम नहीं लेते क्योंकि KW के साथ इक्वेट करेंगे उसे, तो यहां से इसकी कंसेंट्रेशन आई CH, इसकी आई CH डिवाइडेड बाय C टाइम्स 1 माइनस H, बिल्कुल सेम, C कट गया, CH² 1 माइनस H है। यहाँ पे जो H है ये क्या है, हाइड्रोलिसिस के लिए, तो हमारे पास KH की वैल्यू CH² 1 माइनस H। ये बात समझ में आई ना, ये सेम वही है जैसा हम अल्फा के लिए ले रहे थे, तो यहाँ अल्फा की जगह हम हाइड्रोलिसिस ले रहे हैं। इफ H इज वेरी स्मॉल 1 माइनस H इज 1, KH की वैल्यू CH², सेम बिल्कुल H की वैल्यू KH/C और KW/KAC। आया कि नहीं, बिल्कुल डिट्टो सेम है, सिर्फ अल्फा को हमने H से रिप्लेस किया हाइड्रोलिसिस में। तो ये हमारे पास H इज इक्वल टू KH/C और KW/√KAC हमारे पास वैल्यू आती है। अब यहां के बाद देखो बच्चे, यहां पे एक चीज पे ध्यान देना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो हमारे पास pH का रिलेशन आता है वो क्या आता है, pH इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log C। ये रिलेशन किसके लिए है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, सब कुछ प्लस हो रहा है, इन चीजों पे ध्यान देना। अब pKw pH वैल्यू देखो, अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू सीधा सीधा pH वैल्यूज की टर्म में डालूं तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। समझ में आया, ये क्या हुआ है हमारे पास, जो pH की वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या है, 7, क्योंकि pKw 14 था, प्लस हाफ हमने कॉमन लिया तो pKa प्लस log C बन गया। डन है, ये किसके लिए है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अगर अब हमारे पास सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस, ऊपर वाला क्या था, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, तो केटाइनिक हाइड्रोलिसिस में KH की वैल्यू KW/Kb, H की वैल्यू KW/Kb इंटू C डिनोमिनेटर में, है ना, ये सीधा सा रिलेशन है, सेम जो हमारे पास ऊपर आया था उसी तरीके से बस Kb आ गया। लेकिन इसमें जो pH का रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, pH इज इक्वल टू 1/2 pKw माइनस हाफ pKb माइनस 1/2 log Kc। क्लियर, हमने इसमें pH की वैल्यू डाली, वही सेम pKw की वैल्यू 7 डाली, मतलब 14 डाली, तो ये 7 आ गया, माइनस हाफ कॉमन लिया तो माइनस 1/2 log Kc प्लस pKb बन गया। क्लियर है, फिर आता है वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए, एनाइन एज वेल एज केटाइन हाइड्रोलिसिस। इस केस में रहेगा KH की वैल्यू Ka अपॉन KW ओवर Ka इंटू Kb, ठीक है, H की वैल्यू KW डिवाइडेड बाय Ka इंटू Kb, pH की वैल्यू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। क्लियर है, ये सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे यहाँ पे इसी तरीके से लिखे हैं, हर किसी को ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इनको डिराइव करने नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगी, तो ये फॉर्मूलाज तुम्हें पता होने चाहिए कि वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इनके कॉम्बो के लिए फॉर्मूलाज क्या बनेंगे। क्लियर है, if the salt of strong acid and strong base, the salt of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis and resulting solution is neutral। ये किस केस के लिए है, अगर strong acid और strong base है तो सीधा सीधा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास हो जाता है और उसके अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। डन है बच्चा, फिर है बफर सॉल्यूशन। अब देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, the solution which resists the change in hydrogen ion concentration on addition of small amount of acid or base, इसको क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन, और इस प्रोसेस को बफर एक्शन कहते हैं। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तुम थोड़ा बहुत अगर एसिड या बेस ऐड कर भी तो भी वो सॉल्यूशन अपने pH वैल्यू को चेंज नहीं करने देगा। The solution which maintain a fairly constant pH value and are known to possesses reserve acidity or reserve basicity in them is known as buffer solutions। कौन कौन से, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ह्यूमन ब्लड। इसका सिंपल एग्जांपल देखो, हम अगर मान लेते हैं मैं बहुत सारा नींबू पानी पी लेता हूँ, नींबू पानी अपने को पता चलो एसिडिक है, सिट्रिक एसिड है ना, या हम कुछ ऐसा कंज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर बेस ज्यादा है, तो भी हमारे ब्लड का जो pH वैल्यू होती है हमारे पास 7.35,
वो चेंज नहीं करेगी, वो 7.3 के आसपास ही रहेगी, 7.35 के आसपास की ही वैल्यू रहेगी, वही वैल्यू रहेगी। वो थोड़े बहुत एसिड के कंजम्पशन से, थोड़े बहुत बेस के कंजम्पशन से अपने पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देती। ह्यूमन ब्लड इज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल बफर। पीएच की वैल्यू क्या है ब्लड की? 7.35। ऐसी एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमारे पास कॉम्बो रहेगा। CH3COH है, CH3CONA के अंदर हमने डाला तो पीएच की वैल्यू 4.75 है। बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, ये भी हमारे पास क्या है? सीधा सा एक ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है। पीएच की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। बफर, बेसिक बफर में क्या रहेगा? इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4OH प्लस NH4Cl, पीएच वैल्यू 9.25 की मेंटेन रहेगी। ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारे पास दो एग्जांपल है बेसिक बफर्स के। पीओएच की वैल्यू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। पीएच की वैल्यू 14 रहती है हमारे पास पीओएच की, वो अपने को पता है बेसिस के लिए। अब बफर एक्शन क्या था? यही जो उसकी कैपेबिलिटी थी बेसिकली सॉल्यूशन की, कि अपने पीएच को मेंटेन करके रखना। द एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर एक्शन। डन है बच्चा? Solubility equilibria of sparingly soluble salt. For a salt to be able to dissolve in a particular solvent, its solvation enthalpy must be higher than its lattice enthalpy. ये क्या बात कर रहे हैं हम? किसी भी सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व करना है तो वहां पर एक एनर्जी होती है बच्चा, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटिस एंथैल्पी। एक होती है सॉल्वेशन एंथैल्पी। अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी लेटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगी तो वो लेटिस को ब्रेक कर पाएगी। लेटिस ब्रेक होगा तो उसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगा। समझ रहे हो? किसी भी सॉल्ट को अगर सॉल्युबल करवाना है तो जो सॉल्वेंट है वहां पर, जो वाटर है वहां पर, वो सॉल्वेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो कि लेटिस को ब्रेक करके उसको सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल बनाता है। तो अगर हमें चाहिए कि भाई हम बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, तो क्या होती है? कब डिसॉल्व होते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर? अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी जो होगी वो हायर रहेगी लेटिस एंथैल्पी से। डन है? सिंपल बात है ये। फिर आता है दैट इज आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन मस्ट बी हायर देन द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। जो डिसोसिएट होके आयंस बन रहे हैं उनका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए आयन से, क्योंकि आयन वरना फिर जुड़ जाएंगे आपस में। तो आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग रहना चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट हैव वेरी स्मॉल सॉल्वेशन एंथैल्पी व्हिच इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम। नॉन पोलर तभी हमारे वाटर में घुलते भी नहीं है। नॉन पोलर के अंदर क्या रहता है? स्मॉल सॉल्वेशन एंथैल्पी है, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। AXBY एक सॉलिड है, XAY पॉजिटिव, YBX नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए KSP की वैल्यू क्या निकलती है? AY पॉजिटिव की पावर X, BX नेगेटिव की पावर Y। हमने क्या किया? जो नंबर ऑफ, जो हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट्स थे, रेज टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में लिख दिया। डन है? क्लियर है बच्चा? ये solubility product of the salt at a given temperature is equal to the product of the concentration of ions in the saturated solution, with each concentration term raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of 1 mole of the substance. क्लियर है? सिंपल डेफिनेशन है ये। इसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आता है बच्चा कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। लेट अस कंसीडर अ सॉल्ट लाइक जिंक्रोनियम फॉस्फेट Zr3PO4 Zr3PO4 को अगर हम ब्रेक करें, आयनाइजेशन हो रही है, तो 3Zr4 पॉजिटिव प्लस 4PO4 नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट के लिए Zr4 पॉजिटिव को हमने लिखा है 3S, 4 ये PO4 नेगेटिव को लिखा है 4S। KSP हमारे पास क्या बना? Zr4 पॉजिटिव की पावर 3, PO4 नेगेटिव की पावर 4। ये सीधा सीधा वही टर्म्स रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स में लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई किया तो देखो जरा, ये 3S और 4S का जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान देना। S क्या है बच्चा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो जो हमारे पास Zr4 पॉजिटिव है,
ठीक है, Zr4 पॉजिटिव, उसके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स वहां प्रेजेंट थे इंटू 3, मतलब वही 3s हो गया। PO4 के 4 थे वहां पे, तो इंटू 4 हो गया। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ही है वो, S1 के लिए सॉल्युबिलिटी होगी तो जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आया ना 3s और 4s कहां से आया। अब इनकी कंसेंट्रेशंस की वैल्यू सॉल्युबिलिटी की फॉर्म में हमने डाल दी, 3s की पावर 3, 4s की पावर 4, 6912 s की पावर 7। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला S इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 6912 रेज टू द पावर 1/7। ये समझ में आया कैसे है? जो हमारे पास KSP की वैल्यू आई थी वो आई थी ना 6912 s रेज टू द पावर 7, वहां से S की वैल्यू मैंने निकाली है। डन है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं, जो अभी हमने एग्जांपल लिखा था उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। फॉर्मूला AX प्लस BY गिव्स XP पॉजिटिव Y BQ नेगेटिव। तो XP पॉजिटिव इज इक्वल टू YQ नेगेटिव रहेंगे हमारे पास, AP पॉजिटिव XS, S क्या है सॉल्युबिलिटी, BQ नेगेटिव की वैल्यू YS आएगी। ये समझ में आ रही है ना? हमारे पास X नंबर ऑफ मोल्स थे, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, तो X टाइम्स S इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई कंसंट्रेशन के टर्म्स में। इसके Y नंबर ऑफ मोल्स है तो YS आ गई। KSP की वैल्यू क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ AP पॉजिटिव रेज टू द पावर X, BQ नेगेटिव रेज टू द पावर Y। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास x रेज टू दी पावर x, y रेज टू दी पावर y, s रेज टू दी पावर x प्लस y बना, बेसिस सेम थे, पावर ऐड किया, सिंपल किया। तो s रेज टू दी पावर x प्लस y इज इक्वल टू KSP बाय xx, x की पावर x, y की पावर x, KSP x की पावर x, यहाँ y की पावर y आना था। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट मैंने क्या किया, सिर्फ रीअरेंज करके वैल्यूज लिखी, और जो ऊपर वो हमने ये जिंक्रोनियम सॉल्ट के लिए किया था सेम उसी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना दिया बस। तो ये क्या बन गया हमारे पास, KSP डिवाइडेड बाय x की पावर x, y की पावर y होल रेज टू द पावर 1 अपॉन x प्लस y। ये अपने पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाती है। प्रिडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन इन रिएक्शन आयनिक प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन Kp। प्रेसिपिटेशन अकर्स, आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन KSP आता है तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होती है। सीधा सीधा अपने पास क्या बचे, मेन रिजल्ट आता है कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि इसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं। प्रेसिपिटेशन कब होती है, जब सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है। जितना मर्जी और सॉल्ट डालो वो और सॉल्युबल नहीं रहेगा, तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू हो वो Kp से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन KSP है तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। क्लियर है? इसी के साथ बच्चे हमारा थ्योरेटिकली ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, एक तरह से चैप्टर का ओवरव्यू खत्म होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, हर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और हर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ में एनसीईआरटी फाइल रीड करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं, डाउट्स के साथ मिलते हैं। बाय।